नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे से, इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो AMCA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनियां हैं जिन्होंने भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, एक सहायक के तौर पर अब उन्होंने भारत के अगली पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा है रक्षा मंत्रालय और HAL के सामने। दरअसल भारत में DRDO, HAL और निजी खिलाड़ियों के बीच एक सार्वजनिक निजी संयुक्त उद्यम तैयार किया जाएगा। यह बात आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारतीय कंपनी होने का फिर मतलब क्या रह जाएगा? क्या किसी विदेशी एरोस्पेस कंपनी की सहायक कंपनी को भारतीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, या फिर इसे एक विदेशी इकाई माना जाएगा, या फिर इन्हें देश की स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों से बाहर रखा जाएगा? तो ये 2-3 सवाल जो है वो भी अभी बने हुए हैं। हालांकि भारत AMCA Mark 1 में 75% और AMCA Mark 2 में 90% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहती है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये विदेशी सहायक कंपनियां भारत की स्थानीय निजी कंपनियों के साथ कंपटीशन करती हैं तो ये भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने में मदद करेगी। क्योंकि दोस्तों, जो सबसिस्टम और कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आउटसोर्स किया जाएगा उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्हें डिफेंस PSU के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है। ऐसे में ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो AMCA प्रोग्राम की प्रभारी भी होंगी, बल्कि इन फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए वे इनका रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सहायता भी प्रदान करेंगी। और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां AMCA प्रोग्राम का हिस्सा भी होंगी वो भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के साथ साझा करेंगी। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो AMCA प्रोग्राम के तहत काम करेंगी वो इस फाइटर जेट के निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि अभी रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बातचीत शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर मामला साफ हो जाता है कि ये जो विदेशी एरोस्पेस कंपनियां हैं वो भारत के AMCA प्रोग्राम में सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद इसलिए भी होगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होंगे और ये जो विदेशी एरोस्पेस की कंपनियां हैं वो भारत की कंपनियों के साथ कंपटीशन भी करेंगी, जिससे कि काम और तेजी से होगा। तो चीजें यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी कि कावेरी Mark 2 इंजन को लेकर। आपको मैं बता दूं कि एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चीफ नोडल अधिकारी बन चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से कावेरी इंजन के महत्व को यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत AMCA के लिए नया इंजन बना रहा है जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा, जिसे कि भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगा, ऐसे में भारत को कावेरी इंजन के अधिक उन्नत संस्करण को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कि डिफेंस PSU के जो पूर्व प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और इंजीनियर्स 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के विकास का समर्थन कर रहे हैं, जिसे कि मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन के कोर के आधार पर विकसित किया जाएगा, जो कि अभी तैयार हो रहा है। हालांकि इसे भारत के UCAV प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है और ये लगभग 73.6 किलोन्यूटन क्लास का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारे LCA तेजस क्लास के फाइटर जेट के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन ये UCAV और लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के लिए ठीक होगा। लेकिन दोस्तों, जो प्रस्ताव रखा गया है वो है मॉडिफाइड ड्राई कावेरी इंजन का। अब ये जो मॉडिफाइड ड्राई कावेरी इंजन है जो कि 57 किलोन्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करेगा और ये आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ करीबन 90.6 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होगा, जो कि वर्तमान में जो LCA तेजस Mark 1 क्लास के फाइटर जेट्स हैं जिनमें कि अमेरिकी F404 IN-20 इंजन लगाया गया है उसे बदलने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि F404 IN-20 जो इंजन है वो 84 किलोन्यूटन श्रेणी का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है और भविष्य में LCA तेजस Mark 1 से इन अमेरिकी इंजनों को हटाकर कावेरी इंजन को लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि ड्राई कावेरी इंजन अब बहुत अधिक स्थिर इंजन हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई सारे जो मुद्दे थे उन्हें ठीक किया गया और जब इंजन का ऑडिट फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने किया उसके बाद ये इंजन अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उच्च ऊंचाई परीक्षण के लिए इसे फिलहाल रशिया भेजा गया है। कहा जा रहा है कि जब ये अपने परीक्षणों में वहां पास हो जाता है उसके बाद इनका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन किया जाएगा, ताकि इसे बाद में LCA तेजस के शुरुआती प्रोटोटाइप में UCAV
और लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने STSC 1200 इंजन को तैयार कर लिया है और इसे 2025 तक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल 3 से 6 टन कैटेगरी वाले हेलीकॉप्टर्स में किया जाएगा। दरअसल HAL की जो इंजन डिवीजन है वो DRDO की डिफेंस मेटलर्जी रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि फ्रांस की फर्म साफरान के इंजनों पर निर्भरता को कम किया जा सके, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर भी हो रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने भारतीयों को बहुत ही प्रतिभावान और सार्थक कहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के विकास में एक अच्छे लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिद्ध होंगे। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र एकता दिवस के मौके पर यह बात कही है। इसके अलावा उन्होंने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। और यही नहीं दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी 2 दिन की मॉस्को यात्रा पर निकलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार अब लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर 2500 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की योजना बना रही है, जिससे भारतीय वायुसेना और यात्री विमानों को उड़ान भरने की अनुमति मिलेगी। ये परियोजना दोस्तों काफी रणनीतिक है और यहाँ से भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी नजर रख सकता है। साथ ही भारत इस क्षेत्र में पर्यटन को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, ये जो मिनिकॉय द्वीप है वो केरल के पास में है, जो नौसेना के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है और रणनीतिक रूप से स्थित है। अगर यहाँ पर हवाई पट्टी बन जाती है तो यहाँ से भारत चाइना और पाकिस्तान पर नजर रख सकता है और यहाँ से उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप हवाई अड्डा वास्तव में श्रीनगर के समान होगा, जिसमें कि कमर्शियल विमानों की जो आवाजाही है वो सीमित रहेगी, लेकिन भारतीय वायुसेना के जो फाइटर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, क्योंकि जापान को पता है कि चाइना जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ा रहा है, ऐसे में जापान का मानना है कि उसके पड़ोसी देशों का भी मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वो अपने सैन्य उपकरणों के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसमें ढील देने वाला है। और कुछ रिपोर्टों में इस बात का खुलासा किया गया है। कहा जा रहा है कि जापान दूसरे देशों को सेकंड हैंड उपकरणों को भेजने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए वो बाकायदा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बदलाव भी करेगा, जिसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है। कहा जा रहा है कि अगर ये छूट जापान देता है तो 2023 के अंत से ये लागू होगा। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो जापान का मौजूदा कानून है उसके अनुसार जापान कुछ खास परिस्थितियों में पुराने सैन्य उपकरणों का निर्यात कर सकता है, जिसमें कि जापान अपने फाइटर जेट्स या फिर जहाजों को दूसरे देशों में भेज सकता है यदि उनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में किया जा सकता है या फिर इनका इस्तेमाल जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जा सकता हो। आपको बता दें कि जापान में इस वक्त पुराने टैंकों और मिसाइलों के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन जापान अब भारत, वियतनाम और फिलीपींस सहित कई एशियाई देशों को रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर समझौते के तहत सैन्य उपकरण भेजना शुरू कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जापान अब अपने कानून को बदलने जा रहा है। उसको मालूम है कि अकेला चाइना से लड़ना मुश्किल है, इसीलिए उसके आस पड़ोस के जो देश हैं उनका भी मजबूत होना जरूरी है और यही वजह है कि अब वो सेकेंड हैंड हथियारों को एक्सपोर्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम है कि चीन और पाकिस्तान सीपैक परियोजना को काफी तेजी से आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक खबर और सामने आई है कि चीनी नागरिकों को भारी गतिविधियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी और इस बारे में दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। इसके पीछे का मकसद आपको मालूम है कि आतंकवादी हमलों से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब चाइना गए थे तो उस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उनके सामने उठाया था। बता दें कि दोनों ही पक्ष कानून परिवर्तन एजेंसियों और जांचकर्ताओं की क्षमताओं को मजबूत करने पर भी आपस में सहमत हुए हैं। हो सकता है कि इससे चाइना की चिंताएं दूर हो, जिसकी वजह से सीपैक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि ईरान से आ रही है। दोस्तों, ईरान ने अभी हाल ही में सैटेलाइट ले जाने वाले एक नए रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए ईरान अपने अंतरिक्ष कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर 80 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए सक्षम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान नाहिद नाम के एक सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है कि ईरान परमाणु गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ा रहा है और लगातार नए नए रिसर्च कर रहा है। बता दें कि ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं जो पश्चिमी देश और अमेरिका है उन्हें ईरान के इस तरीके के प्रक्षेपणों पर शंका है। उनका मानना है कि ईरान के पास इस तरीके की तकनीक नहीं है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित कर सके। आपको बता दें कि ईरान ने पिछले एक दशक में कई छोटे सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजा है
और यही नहीं, 2013 में तो उन्होंने एक बंदर भी अंतरिक्ष में भेज दिया था। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।